नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल आम बजट में बिहार आंध्र को मिले विशेष पैकेज के विरोध में हुए प्रदर्शन को लेकर है। खासकर इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव में हार का बदला सरकार ने बजट में अनदेखी करके लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार और आंध्र को सरकार चलाने की गरज में विशेष पैकेज दे दिए गए, जबकि डबल इंजन वाले उत्तर प्रदेश को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। अखिलेश का आरोप है कि यूपी सरकार ने कोई विशेष पैकेज मांगा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में ही टकरा रहे हैं। उधर बीजेपी का दावा है कि आम बजट से यूपी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वैसे ही यूपी को केंद्र सरकार से मिलने वाले करों की हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा तकरीबन 18% हिस्सा यूपी को मिलता है। इस बार ये करीब 2.25 लाख करोड़ के आसपास है। इसके अलावा हाईवे प्रोजेक्ट, ग्रामीण सड़क योजना, आवास योजना, मुद्रा लोन योजना, इंटर्नशिप योजना जैसे ऐलानों से यूपी के करोड़ों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। जबकि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बिहार आंध्र का नाम लेकर बजट में प्रावधान किए गए और उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गई। अखिलेश यादव कहते हैं सरकार की अनदेखी के कारण उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1% FDI आई है, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस बार बजट में जो 12 इंडस्ट्रियल पार्क घोषित किए गए उनमें कम से कम 2 पार्क उत्तर प्रदेश में आएंगे। बीजेपी के दावे और विपक्ष के आरोपों को लेकर सवाल यही उठता है कि क्या इस बार के बजट में यूपी की सचमुच अनदेखी हुई? क्या इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की देखा देखी समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की अनदेखी का आरोप लगा रही है? क्या विपक्ष बिहार आंध्र को मिले विशेष पैकेज का विरोध कर रहा है, या फिर गैर एनडीए राज्यों को मिलने वाले हिस्सेदारी में भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों के मुद्दों को लेकर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। पहले यह रिपोर्ट देखिए। Under his leadership, बजट के प्रावधानों को लेकर उतनी सियासत कभी नहीं हुई जितनी तीसरी बार मोदी सरकार के ऐलानों के बाद हो रही है। समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इस बजट में यूपी समेत दूसरे राज्यों की अनदेखी करके कुर्सी बचाने की कोशिश की गई है और बिहार आंध्रा को ज्यादा पैसे दे दिए गए हैं। हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर समेट दिया, इसीलिए केंद्र सरकार ने बजट में पूरे उत्तर प्रदेश की अनदेखी कर दी और कोई भी विशेष पैकेज नहीं दिया। कांग्रेस इसको भाजपा बचाओ बजट कह रही है, क्या आप भी उस लाइन पे ही? नहीं, मैं उस लाइन पे नहीं हूँ। मैं इस लाइन में हूँ कि हम तो पैकेज मांगते हैं आपके लिए, नौजवानों के लिए, आपके लिए, लेकिन ये तो पैकेज से सरकार बना रहे हैं। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो। पहली बार है कि हम जब से आया हूं तब से पिछले लोगों के बजट देखता था, उसके आरोप इस तरीके का निराधार है। हालांकि यूपी को वैसे ही देश की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता रहा है और बजट घोषणाओं की भी सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा खर्च यूपी में ही होता रहा है। इस बार भी किसानों के लिए 400 जिलों में फसलों का जो डिजिटल सर्वे होना है उनमें यूपी के सारे जिले शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि चुनावी नतीजों के बाद लखनऊ में अंदर खाने और दिल्ली से चल रही खटपट के कारण यूपी की अनदेखी की गई है। जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता हो, जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत रहा हो, इसीलिए ये लोग हारे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव किया है। न लखनऊ वाला इंजन कोई काम कर रहा है, न दिल्ली से कोई विशेष मदद मिल पा रही है। जो डबल इंजन की बात हो रही थी, वो डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव जी सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में थोड़े सीट उनकी आ गई है तो इसी बारे में सोचते रहते हैं। उत्तर प्रदेश और लखनऊ दोनों हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारा संगठन एक है, हमारे सभी कार्यकर्ता ये लोग झूठी झूठी अफवाह से उड़ाते रहते हैं। संगठन हमारा बहुत मजबूत है और केंद्र और यूपी सरकार मिलके काम कर रही है। एक लोकसभा चुनाव हार गए, जनता ने हरा दिया, जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो इतनी नफरत कि इस पूरे बजट में अयोध्या के लिए 1 भी रुपए का प्रावधान नहीं है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल अयोध्या को ठगा और छला।
पहले समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किस तरीके से समाजवादी पार्टी में आपस में एक दूसरे के प्रति खींचतान है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर। समाजवादी पार्टी चाहे यूपी की अनदेखी के जितने आरोप लगा ले, लेकिन तथ्य ये भी है कि केंद्र से राज्यों को मिलने वाले कुल पैसे में करीब 18% का बड़ा हिस्सा अकेले यूपी को मिलता है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। क्या बजट में गैर एनडीए राज्यों के साथ भेदभाव हुआ? उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल दुबे जी, स्पोक्स पर्सन आरएलडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें, क्या इस बार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के मुकाबले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की अनदेखी हुई है? इस पर दंगल में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले आपको अखिलेश यादव के साथ आज तक की एक खास बातचीत का हिस्सा सुना देते हैं। इस बजट को लेकर हो रही लखनऊ से दिल्ली तक की सियासत पर समाजवादी पार्टी के मुखिया का क्या कहना है? अखिलेश यादव को एक बार फिर से सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ मांगा ही नहीं होगा, और अगर कुछ मांगा होता तो शायद दिल्ली की सरकार उन्हें निराश नहीं करती। मान लीजिए बिहार को पैकेज मिला है, और बिहार को इसलिए पैकेज मिला है क्योंकि उन्हें सरकार चलवानी है बिहार के सांसदों से सहयोग लेकर के। मैं नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने विशेष पैकेज क्यों नहीं मांगा, या विशेष योजनाओं के लिए पैसा क्यों नहीं मांगा, या उन्हें विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया गया। आप आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए विशेष पैकेज देंगे, आप बिहार को एक्सप्रेसवे का पैकेज देंगे, आप वहाँ के बाहर नियंत्रण के लिए पैकेज देंगे, और बाकायदा आप उन स्टेट्स का नाम लेंगे। उत्तर प्रदेश का तो एक बार नाम नहीं लिया गया स्टेट का, तो जो सांसद बैठे हैं समझ में तो यही आएगा कि उनको खुश करने के लिए बजट बनाया जा रहा है, उनको खुश करने के लिए बजट दिया जा रहा है। मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है। तो विपक्षी लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगाए कि कोई बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, तो अगर उस पे बैठने के लिए अगर हम कोई ऑफर दें, आश्वासन दें, सवाल ये है कि वो कितना खुद ताकतवर है। हमारे बैठाने से कोई नहीं बैठेगा, हमारे ऑफर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, लेकिन कम से कम उन्हें तो प्रयास करना चाहिए जो प्रयास चल रहा है, जो कर रहे हैं। ना लखनऊ वाला इंजन कोई काम कर रहा है, ना दिल्ली से कोई विशेष मदद मिल पा रही है। जो डबल इंजन की बात हो रही थी, वो डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। वो तो कह रहे सब ठीक ठाक है, बीजेपी तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अखिलेश जी बीच में कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। मैं तो तभी कह रहा हूँ जब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ सुनने को मिल रहा है। हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, हाँ, लेकिन कोई परिवर्तन के लिए तैयार होगा तो उसका सहयोग जरूर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है किसी और का पार्टी? नहीं, मैं तो सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल ये किसी के पास कुछ हो तो सही। अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन के लिए समाजवादी लोग तैयार हैं। नहीं, पर मॉनसून ऑफर आपने दिया, तो आपने ऑफर तो तभी देते कुछ हो आपके पास देने के लिए। नहीं, हमारे पास तो है, दूसरे पे लेने की हिम्मत ही नहीं है। तो आपको क्या दिखता है? अभी ये लड़ाई तो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, और 27 में हम लोग मिल के लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं रहेगी। देखिए, जो उनकी तरफ से बात आ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो देखा है, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब सरकारें दोनों एक दल की हों, आपने मंच से कहा कि हम ये करेंगे, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा ये करेंगे, लेकिन जब आप बजट बनाते हैं तो बजट में वो क्यों नहीं दिखता है? ये चलने वाली सरकार नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। कब गिर जाए पता नहीं। और खुशियां मनती हैं, तीसरी बार जब सरकार बनी उतनी खुशी नजर नहीं आई जितनी पहले खुशियां हुआ करती थी। और आज बहुमत की सरकार नहीं है,
आप पैकेज देकर के, आप कुछ दे करके आप जोड़ के रखें लोगों को, तो ये तो जनता देख रही है। और फिर नया क्या है? नया कुछ है नहीं सरकार के पास। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आपने सुन लिया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं गौरव भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने समेट दिया है, इसी वजह से यूपी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव किया है। गौरव जी। देखिए, ऐसा है चित्रा जी, मैं समझता हूं कल एक ऐतिहासिक बजट आया जो सर्वसमावेशी था, जिसने हर वर्ग का ध्यान में रखा। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, ये प्राथमिकता रही। किसान हमारी प्राथमिकता रही। कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई और वो हमारी प्राथमिकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। और क्या ये बड़ी बात नहीं है जब हमने ये तक कर दिखाया कि 1 करोड़ जो हमारे युवा साथी हैं उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम में सीख मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में वो अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं कि जब से ये बजट आया है उसके बाद से किस तरह की टिप्पणी की गई। क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, तो मैं आपको ये बता दूं, आपने बताया 18% जो बजट का है वो उत्तर प्रदेश के लिए है। इसके अलावा टोटल एलोकेशन जो है वो 2,43,000 करोड़ है, जो पिछले बजट से 25,600 करोड़ ज्यादा है। और जो अंतरिम बजट आया था चित्रा जी अभी कुछ माह पूर्व, उससे भी ये 7582 करोड़ ज्यादा हो गया है। इसके अलावा किस तरह से किसानों को प्राथमिकता देके हमने ये भी कहा है कि जो 75 जिले हैं वहां पे खरीफ फसल का डिजिटल सर्वे कराएंगे, जिससे कि किसानों को लाभ मिले। हमने ये भी बताया है कि जो 15 करोड़ नागरिक हैं उनको 5 साल मुफ्त राशन जो है आगे भी मिलता रहे जी। ये कुछ उपलब्धियां हैं क्योंकि सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मॉनसून ऑफर है, तो मैं समझता हूं वो सबसे पहले संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि संविधान पढ़ने की उन्होंने कभी चेष्टा नहीं करी। क्या हम भूल गए हैं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे? मैं एक बिंदु आपको बताता हूं, आपको आश्चर्यचकित कर देगा क्यों जनता ने इनको नकारा। अपनी लग्जरी कार 1.5 करोड़ की लेने के लिए इनके पास बजट था, लेकिन जो महिलाओं का पैनल था सुरक्षा के लिए उसका बजट कम कर दिया था। क्या ये सत्य नहीं है? आंकड़ों के साथ मैं आपको बताता हूं तुष्टीकरण कैसे आसमान छू रही थी। 2015-16, 2012-13 का जो बजट आया उसमें कब्रिस्तान को 200 करोड़ रुपए दिए, शमशान को 1 रुपया नहीं दिया, और यही 13-14 में किया। ये बात मैंने क्यों उठाई? एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे निर्मला सीतारमन जी हो, वो लोग बात करेंगे रोजगार किसान की, और यहाँ पे कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना इनके लिए प्राथमिकता थी। इनके लिए प्राथमिकता थी कि इनको बड़ी आलीशान गाड़ी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की मिले जो जनता के रुपए से आए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने एक बार भी जो केंद्र का बजट आया उसको पढ़ा भी नहीं। हर साल लगातार वही घिसी पीटी लाइनें, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, ठीक है। और ये बार बार कहते हैं सरकार बचाने वाला बजट है। हाँ। मैं ये कहूंगा, अरे आप तो खुद कांग्रेस के हाथों के साथ जो है खड़े हुए हो, और आपकी बैसाखी और टूटी साइकिल अब ये बताएगी कि बजट कैसे आता है। अब मैं जवाब ले लेती हूं। नकारात्मक राजनीति है, ठीक है, जिसको जनता नकार चुकी है। आशुतोष वर्मा जी वो बता रहे हैं कि पिछले बजट को अगर देखें तो इस बार के बजट में ज्यादा पैसे ही उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बकायदा आंकड़ा भी जो 2 अलग अलग दिया। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है? और उन्होंने ये भी गिनाया है गौरव भाटिया जी ने कि आप लोगों के समय में बहुत तुष्टीकरण होता था, शमशान और कब्रिस्तान की बात वो गिना रहे हैं। धन्यवाद चित्रा जी। और मुझे पूरा यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2024 से घूम के 2012 और 14 में जाएंगे, क्योंकि 24 के जवाब इनके पास नहीं है। खैर, यह आदत है भारतीय जनता पार्टी की। चित्रा जी, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात कर दूं जिसमें वो संविधान की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी के मॉनसून ऑफर की। संविधान की बात और भारतीय जनता पार्टी और सरकार की बात करने वाले,
अरे कम से कम अपने गिरेबान में झांक के तो देखो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो नंगा नाच खेला है उसके चुनाव भी होने वाले हैं, पता चल जाएगा। खैर, अब आपके सवाल के जवाब आता हूं कि उत्तर प्रदेश और क्या है। चित्रा जी, एक हमने योजना सुनी थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आज हमने वाकई देखा है कि कल जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण ने अपना बजट दिया है, उससे साफ झलकता है ये प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना जैसे दिख गया है। और एक बहुत बड़े अखबार ने इस देश में अपनी हेडलाइन लिखी है कि सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया, बजट 2024। आप समझ सकते हैं कि आज जिस बात पे हम डिबेट कर रहे हैं और जो पूरा देश जान रहा है कि 58,000 करोड़ एक राज्य को दिया गया है, 19,000 करोड़ एक राज्य को दिया गया है, और पूरे बजट में कहीं भी जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो, जो भारतीय जनता पार्टी की थीम थी, अयोध्या नगरी का नाम तक नहीं आया, उत्तर प्रदेश की बात तक नहीं करी गई। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी को चैलेंज देता हूं, एक वो नई योजना बता दें जो उत्तर प्रदेश के लिए एक्सक्लूसिव आई हो। इनकी हिम्मत नहीं है, बोल सकते हैं, क्योंकि 62 से गिर के 33 पे आए हैं। इसकी सजा योगी आदित्यनाथ जी को और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता को मोदी जी ने दे दिए। एक भी नई योजना में कहीं भी कुछ नहीं किया। हाँ। कोई IIT आया है, कोई एम्स आया है, कोई IIM आया है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है? नहीं आई है। क्योंकि कैसे आ सकती है? जो रास्ता मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री की सुगम रास्ता बनता था, वो कांटो बड़ा रास्ता योगी जी ने बना दिया है। तो उसका दुष्प्रभाव उन्होंने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता से लिया है। ये निंदनीय है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इनको यहीं से वापस करने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बनता है। हाँ। और उसी के आशीर्वाद से बनता है। वो कह रहे हैं कोई भी नई योजना उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर से इस बार के बजट में देखने को नहीं मिल रही है, जैसा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। देखिए, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को बिहार के लोगों से और आंध्र प्रदेश के जो हमारे भाई बहन हैं उनसे बहुत नफरत है। कैसे बिलबिला गए हैं कि भाई बिहार के लिए आपने क्यों किया, आंध्र के लिए क्यों किया। और ये दिखाता है इनकी संकुचित सोच, बीमारी वाली सोच, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे जब भारत का बजट होगा तो नरेंद्र मोदी जी ही वो शख्सियत हैं जो भारत के हर नागरिक के बारे में सोचेंगे, हर प्रदेश के बारे में सोचेंगे। मैंने आपको बताया किस तरह से VVIP कारें आ रही थी, कब्रिस्तान को रुपया दिया जा रहा था, और आप इसकी तुलना करिए, मैंने क्या बताया, उत्तर प्रदेश को 2,43,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, जो पहले से ज्यादा है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला। इनको यह भी नहीं पता है कि नेचुरल फार्मिंग की बात हुई चित्रा जी हमारे बजट में। आपको मालूम है सबसे ज्यादा लाभ इस नेचुरल फार्मिंग का कहां होगा? सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा पूर्वांचल के और जो मध्य उत्तर प्रदेश के किसान हैं, क्योंकि अब तक जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, ये बुंदेलखंड के 7 जिलों तक ही सीमित थी जी। तो देखिए, बजट बढ़ाया, मैंने किसानों की बात करी, अब युवाओं की बात कर लेते हैं। जो युवा हैं हमारे, और मैंने आपको बताया किस तरह से हमने इंटर्नशिप की बात करी है। 5 स्कीमें हैं इसमें, इंसेंटिव लिंक स्कीम है, इसमें हमने कहा है इंटर्नशिप देंगे। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं इनको लाभ नहीं मिलेगा इससे? ठीक है। ये सोच जो है इसको बदलना होगा। और हाँ, मैं अब ये भी बता दूं कि क्या किया है नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए। आपको पता है खुशीनगर में एयरपोर्ट आया, जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है, एक्सप्रेसवे बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एम्स आया रायबरेली और गोरखपुर में। क्या इन्होंने किया? नहीं किया। ये किया किसने? हमने। और इनके समय में चित्रा जी आपको याद दिलाता हूं, बुंदेलखंड की बात कर रहा था, घास की रोटी खिलवाई इन्होंने हमारे नागरिकों को। आजम खां की भैंसें ढूंढती थी वर्दी, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। तो आज जब बजट पे बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है,
उस पे इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, उसके पहले 3 और मेहमान हैं, जल्दी जल्दी एक टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, अखिलेश जी ने जो सवाल पूछे थे उस पर जवाब पूछ रही थी मैं सत्ता पक्ष से। चित्रा जी बात निकल जाएगी 10 सेकंड में। बोलिए 10 सेकंड में। आशुतोष वर्मा जी बोलिए। देखिए, मैं जानता था भारतीय जनता पार्टी के पास आपके और हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। खैर छोड़िए, मैं इनसे उम्मीद भी नहीं करता हूं। अभी इन्होंने बात नेचुरल फार्मिंग की बात करी है। इतनी हंसी आती है योगी सरकार, मोदी सरकार के ऊपर। अभी सीओपी में कोपेनहेगन में ये गए थे, वहां पे इन्होंने बोला हम रिजिलियंस फार्मिंग करेंगे, रिजिलियंस नेचुरल क्रॉप बनाएंगे। मतलब वातावरण अगर खराब हो रहा है तो उसके हिसाब से सुनो भाई सुनो, अरे अक्लमंदी की बात सुनो, पहले समझा करो। रिजिलियंस क्रॉप का मतलब होता है कि वातावरण अगर बिगड़ तो दीजिए। आपकी सरकार भाई क्यों बिलबिला रहे हो? आपने क्यों बिलबिला रहे हो? बताइए क्या बिलबिलाओ नहीं, बिलबिलाओ नहीं, बिलबिलाओ नहीं। थोड़ा शब्दों का चयन सोच समझ के करिए। लाइव में बैठे पता चलेगा व्यक्तिगत टिप्पणी पर ही रह जाएगी सारी चीजें। फिर हम देश जैसे राज्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। प्लीज चुप कराइए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा बनाकर रखेंगे प्लीज आशुतोष वर्मा। ठीक है गौरव जी, चित्रा जी को चुप कराइए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। ये बिलबिलाने जैसे शब्द तो ठीक नहीं लगते ना आशुतोष वर्मा जी, आपसे तो ऐसी उम्मीद मैं टोक नहीं रहा हूं, आप इनको क्यों टोकने दे रहे हैं? ठीक है, बोलिए। बाकी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात खत्म करें। भारत सरकार ने सीओपी 2023 में जाके बोला हम रिजिलियंस क्रॉप पे काम कर रहे हैं। मोदी जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया जैसे वो देते हैं। रिजिलियंस क्रॉप का मतलब होता है कि वातावरण अगर खराब होता है तो उसके हिसाब से हमें फार्मिंग करनी है। और आज ये बोल रहे हैं हमें नेचुरल फार्मिंग करनी है। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है जो वातावरण जिस हिसाब से है उसी हिसाब से करना है। तो पहले तो मोदी सरकार इस बात को समझे कि रिजिलियंट फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में अंतर क्या है। जो प्रवक्ताओं को लिख के चिट्ठी दे देते हैं उसको बोलने की सीखे। 2 सेकंड। बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग में कानपुर का बजट 2 करोड़ 12 लाख रुपए का था, जिसको बढ़ा के इन्होंने 2 करोड़ 36 लाख रुपए किया है। 24 लाख रुपए बढ़ाए हैं। आपने धन्य कर दिया है, सारे युवाओं का वो बढ़ गया है। शिक्षा का बजट गिरा दिया है और सोना और सस्ता कर दिया। आप खुद सोचिए ये देश की सरकार कहां जा रही है। ठीक है, इसका जवाब गौरव जी आगे देंगे, लेकिन अब मैं बाकी तीनों मेहमानों की टिप्पणी ले लेती हूं। आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए, अब ये समझ से परे है, बिहार को बहुत ज्यादा बजट दे दिया, 58,000 करोड़ का दे दिया। जब राबड़ी जी से सवाल पूछो तो कह रहे झुंझुना पकड़ा दिया और हम खुश नहीं है, बिहार के साथ भेदभाव हुआ है। दूसरे राज्यों की जो बड़े बड़े नेता हैं जिनमें अखिलेश जी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सब कुछ बिहार को पकड़ा दिया है। तो ये क्या समझ में आ रहा है इस बजट से आशुतोष जी? चित्रा जी, इसमें एक चीज तो स्पष्ट है ना कि जाहिर सी बात है अगर बिहार को कुछ मिला है तो आरजेडी के लोग वहां क्या नीतीश कुमार का गाना तो नहीं गाएंगे। हाँ। वो जाहिर सी बात है, वो क्रेडिट बिहार की सरकार को और वहां की जो बीजेपी की सरकार है या फिर जो जेडीयू की सरकार है उनको तो क्रेडिट नहीं लेने देगी ना। लेकिन हकीकत क्या है, मुझे लगता है कि जो इसमें थोड़ा सा होमवर्क अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट पेश करने के पहले करती तो शायद ये दिक्कत नहीं पैदा होती। मैंने आपके ही चैनल पे आके इस बारे में तारीफ की थी कि जिस तरीके से इन्होंने इंटर्नशिप योजना लेकर आए हैं बेरोजगारी को लेकर, एक अच्छी योजना है और उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने एक नैरेटिव बना दिया है और वो सक्सेसफुल नैरेटिव है कि आपने अपने बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ही फायदा किया क्योंकि आपकी सरकार इन दोनों गठबंधन के सहयोगियों की मदद से चल रही है। बाकी के राज्यों के मन में एक सवाल खड़ा हुआ है। आप देखिए स्टालिन भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं, अखिलेश यादव वही सवाल खड़ा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वही बात कर रहे हैं, सिद्धरमैया भी वही बात कर रहे हैं और साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी वही बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने तो यहां तक कह दिया है कि वो नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो प्रश्न इसी बात को लेकर राजनीति के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा फर्क ये पड़ता है कि आप नैरेटिव क्या बनने दे रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो विपक्ष के बनाए हुए नैरेटिव पर काम कर रही थी। और आज भी सरकार जब संसद के अंदर थी, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो विपक्ष के बनाए हुए नैरेटिव को ही रिएक्ट कर रही है। जब तक वो अपना नैरेटिव नहीं बनाएगी, जब तक वो विपक्ष को रक्षात्मक नहीं करेगी, तब तक उसके लिए दिक्कत है। और ये कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जी को सोचना चाहिए था कि ये परसेप्शन क्यों बन के गया कि आप सिर्फ दो राज्यों के लिए काम कर रही हैं, बाकी राज्यों के लिए काम नहीं कर रही हैं।
निर्मला जी से जब राज्यसभा में यही सवाल पूछा जा रहा था तो उनका जो जवाब आया है वो मैं बता देती हूँ। वो कह रही है हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता, और इसके बाद विपक्ष ने तुरंत वॉकआउट कर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला है। आशुतोष जी, 2 लाइन में जल्दी से जवाब, लेकिन बजट का 18 से 20% हिस्सा तो उत्तर प्रदेश को ही जाता है ना। बट क्या ये नैरेटिव बना क्या? हाँ, आप देखिए, अगर मैं तो अखबारों में पढ़ रहा हूं और अखबारों में पढ़ने से मुझे तो ये लग रहा है कि यहां तक कि हरियाणा के बीजेपी के भी नेता खुश नहीं है, महाराष्ट्र की बीजेपी के नेता भी खुश नहीं, वो बोल नहीं रहे हैं। हाँ। लेकिन अखबारों में जो खबरें आ रही हैं, वो चाहे हिंदी का अखबार हो या अंग्रेजी का अखबार हो, उसमें ये सब आ रही हैं कि भाई हमारे राज्य के क्यों नहीं मिला। और जबकि भारतीय जनता पार्टी को यह ध्यान होना चाहिए था कि हरियाणा के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या झारखंड के अंदर चुनाव हो रहा है तो उसका भी ख्याल रखा जाए, लेकिन उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा। अगर ये परसेप्शन बन रहा है ये तो उनकी दिक्कत है ना। ठीक है गौरव जी, आप उत्तर दे दीजिए। उसके बाद अनिल जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, रत्नाकर जी आपके भी पास आऊंगी फौरन। बताइए गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है, सरकार ऐसा लग रहा है उसी के पीछे दौड़ रही है। देखिए ऐसा है, आशुतोष जी को पहले एक बात समझनी होगी, नैरेटिव पे वो काम करते हैं जो जमीन पर काम नहीं करते। जो जमीन पर काम करते हैं ना, वो अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। और आशुतोष जी, तभी संभव होता है कि 62 साल के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। तो नैरेटिव की चिंता आप करिए, और आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो उत्तर है संविधान की, अभी बात सपा के प्रवक्ता कर रहे थे। आशुतोष जी मुझे ये बताइए, देखिए ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, जिसकी एक पंक्ति में पढ़ता हूं, कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण का विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। जो किया गया, ये ना संवैधानिक दृष्टि से ठीक था, लेकिन किया गया। हिंदू बच्चियों ने कहा अखिलेश चाचा हमारे लिए क्या है। अखिलेश चाचा ने कहा नहीं, तुम मुस्लिम नहीं हो ना, मैं तुष्टीकरण की राजनीति करता हूं, जालीदार टोपी लगाता हूं, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये कितना संवैधानिक है आप मुझे बताइए। दूसरी बात, आशुतोष जी आप समझ पाएंगे, सपा के आशुतोष समझ पाए या ना समझ पाए, कांग्रेस के समझ जाएंगे, माफी चाहता हूं राजनीतिक विश्लेषक समझ जाएंगे। आपको पता है डेट टू जीएसडीपी रेशियो होता है। अखिलेश यादव की सरकार में ये रेशियो 40% तक पहुंच गया था, डेट टू जीएसडीपी, और योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी कुशलता से इसको 34.88% कर दिया। ये जो 6% कमी आई है, ये क्यों आई है? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है, और इसीलिए चाहे प्रदेश का बजट हो चाहे केंद्र का, उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाता है, और इसीलिए योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाता है। एक बात और कह दूं, उत्तर प्रदेश को हमने कहा है 3 करोड़ घर देंगे। 3 करोड़ घर में उत्तर प्रदेश को, चित्रा जी, करीब 45 लाख घर मिलने का एक अनुमान है। और 45 लाख घर जब मिलेंगे तो क्या यह सशक्तिकरण नहीं होगा उत्तर प्रदेश की जनता का? और एक आंकड़ा और, एक कर्ज गारंटी स्कीम है, इसमें 22 लाख नए उद्यमी बनेंगे जिनको लाभान्वित करेगी ये स्कीम। ये मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, चर्चा में मैंने तो आंकड़े दिए, क्या सपा जो 4 बार सरकार बना चुकी है, उसने एक आंकड़ा दिया? हाँ, क्या 3 करोड़ घर वाली जो बात है वो यूपी को लेकर बता रहे हैं आप? 3 करोड़ घर में 45 लाख घर करीब उत्तर प्रदेश के हिस्से में आएंगे, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, 3 करोड़ में से 45 लाख यूपी के हिस्से आएंगे। आशुतोष जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद 2 लोग और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप हाथ उठा रहे थे। सिर्फ 10 सेकंड में लूंगा। भाई जो बात आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश की जनता समझ जाती तो आपको 33 सीटें नहीं देती, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मैं आते हुए अनिल दुबे जी, क्या ये परसेप्शन है जो संविधान का हनन हुआ या नहीं हुआ? जब आप मुस्लिम बच्चियों को भत्ता दे रहे हैं, हिंदू सिख ईसाई नहीं, बताइए आशुतोष जी, आप तो बड़े विद्वान हैं। ठीक है, अनिल दुबे जी आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए रत्नाकर त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है। अनिल दुबे जी, क्या सहयोगी पार्टियों को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश से भेदभाव किया गया है, या खुश हैं आप लोग जो व्यवस्था हुई है? नहीं, उत्तर प्रदेश से क्यों भेदभाव किया गया? किसानों के लिए 152 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए दिए गए हैं, कौशल विकास के लिए पैसे दिए गए हैं, 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप के लिए कहा गया है। तो ये सारी योजनाएं तो लेके आए हैं, 2000 नई सड़कें लेकर के आ रहे हैं, 40
जो है 40 लाख करोड़ रुपए राजमार्ग के लिए उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ है। और अगर हमारे विपक्ष के साथी इस बात को कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की और बिहार से की बात कर रहे हैं, देखिए अगर कहीं कोई बीमारू राज्य है चित्रा जी, अगर उसकी कोई व्यवस्था की गई है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। सारे राज्य तो भारत का ही हिस्सा है। अगर भारत खुशहाल होगा तभी तो सारे लोग खुशहाल होंगे। शरीर का कोई अंग कैसे कमजोर रह जाए, अगर इसके लिए ध्यान सरकार ने दिया है तो इस पर तो इन लोगों को खुश होना चाहिए। रही उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए योजनाएं लाई गई हैं। पहली दफे 152 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। 75 जिलों में डिजिटल सर्वे की बात की जा रही है। तो इससे किसानों का विकास होगा, ये बात आपकी किसानों बिल्कुल को सही उनका है। मूल्य मिलेगा। 1,52,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए रखे गए हैं। लेकिन अब छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। लेकिन अनिल दुबे जी, आज ही राहुल गांधी से जाकर कुछ किसान नेताओं ने मुलाकात की है दिल्ली में और उनसे कहा है कि आप संसद में हमारे मुद्दे उठाइए, प्राइवेट बिल लेकर आइए। अनिल दुबे जी, नहीं देखिए चित्रा जी, जब किसान संघर्ष कर रहा था तब कांग्रेस कहां चली गई थी? जब किसान सड़कों पर बैठा था तब कांग्रेस कहां चली गई थी? कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि इस देश का किसान लगातार सड़क पर बैठा रहे, वो इनके लिए हथियार बन के काम करे। और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी चाहते हैं इस देश का किसान खुशहाल हो। आज देखिए इस बजट में किसानों के लिए इतने बजट की व्यवस्था की गई है। किसानों का हित होगा, इस देश का किसान खुशहाल होगा। इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल ने और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने एनडीए में जाने का फैसला किया और आज किसान की खुशहाली के लिए काम हो रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं 1,52,000 करोड़ का भारी भरकम जो पैकेज है वो सिर्फ किसानों के लिए व्यवस्था की गई है और में सबसे ज्यादा लाभान्वित उत्तर प्रदेश के किसान होने जा रहे हैं। और भी तमाम जो दावे उन्होंने किए हैं उस पर जवाब आपका रत्नाकर जी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 40 लाख करोड़ रुपया राजमार्ग के लिए दिया गया है, जबकि 40,000 दिया गया है। पता नहीं बजट ये कितने अरब करोड़ का पढ़ते हैं दुबे जी, ये क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। वैसे चित्रा जी मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप बजट को पढ़ लीजिए। 40 लाख करोड़ है, 2000 नई सड़कों के लिए जो है ग्रामीण सड़कों के लिए दिया गया है। आप बजट को पढ़िए। ठीक है, रत्नाकर जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आज तक की स्लिप देख लीजिए दुबे जी। 152 बजट कितने का होता है टोटल? आपके पास 40 लाख करोड़ रुपया सड़कों के लिए है, राजमार्गों के लिए। अरे 40 लाख करोड़ आप हुजूर बंदा परवर, नीचे आज तक देखिए लिख के स्लिप में आ रहा है 40,000। नहीं आप चालू वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। मैं करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। रत्नाकर जी को बोलने दीजिए। 40,000 करोड़, ठीक है रत्नाकर जी, आ रही होने दीजिए। जानते हैं आपने कुछ नहीं पढ़ा है, खाली बजट में बोलने आ गए। चित्रा जी 100 खुलूस बातों में सब कर्म ख्यालों, आप काफी पढ़ कर वफा कम है, काफी जो है काफी बीच में मत बोलिए आप। भाटिया जी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं कांग्रेस की आंखों से ही विश्लेषण करता हूं। और मैं बता दूं आपको, आप अभी नफरत की बात कर रहे थे ना, बिहार और आंध्र से नफरत कैसी होती है सुन लीजिए। उड़ीसा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मंच से कम 200 बार बोले, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, श्री रत्न भंडार की चाबी एक तमिल आदमी पांडियन को दे दी गई है, किसी उड़िया को नहीं दी गई है। ये उड़ियाओं से खतरा है, ये उनके लिए गलत है। और तमिल वर्सेस उड़िया करा के उन्होंने चुनाव जीता। अब वही तमिल में जाके बोलते थे तमिलनाडु में कि तमिल गौरव। और हाँ, तमिलनाडु की ही निर्मला सीतारमन ने क्या किया, बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़ के बाकी स्टेट्स ने बोला हमारे लिए कहा, तो उन्होंने कहा इल्ले डोंट नो, आपको जो करना है करिए। और चित्रा जी मैं आपको एक बात बताऊं, आप ही कैसे बोल रहा हूं। 2011 के सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो तकरीबन 25 करोड़ है और बिहार की 13.10 और आंध्र की 9.46। 20% से ऊपर आबादी इस देश में उत्तर प्रदेश झेलती है, उसके अंदर है। और उसे मिलता क्या है, 18% भी नहीं मिलता। आप बजट का एलोकेशन देख लीजिएगा। और ये बजट कैसा करते हैं आप खुद सोचिए। ये पूरा बजट अगर पूरा देश देख रहा है तो जान रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 2,3500 करोड़ के हिसाब से सांसद खरीदे हैं अपरोक्ष रूप से। उस बिहार को पैसा दिया है जिस बिहार में 10 दिन के अंदर 20 पुल गिरते हैं। अभी ये डिजिटल फार्मिंग और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे भाटिया जी।
अरे भाटिया जी, जो प्रधानमंत्री स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाते हैं और जहां काम होता रहता है उसको ड्रोन से देखते हैं, गुजरात की सड़कें बैठ गई, रामपथ बैठ गया, पूरा का पूरा बिहार बैठ गया। किस चीज से देखते हैं? देखते भी हैं कि नहीं देखते कि आपको लगा दिए हैं। और कहां आपने एलोकेशन किया है? 89,155 करोड़ पिछली बार आपने शिक्षा में दिया था, इस बार 89,287 करोड़। आपने क्या किया? आपने स्वास्थ्य में भी मात्र 100-200 करोड़ बढ़ाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आपके एजेंडे में नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ने लिखने वालों से चिढ़ते हैं। आप बात कर रहे हैं नौकरी की। अश्विनी वैष्णव जी ने इस बजट के बाद कहा बड़ा अच्छा है, कवच के लिए काम होगा, 40,000 हम नए पद सृजित करेंगे। माननीय आपके यहाँ के रेलवे ने आरटीआई में बताया है कि 2,74,000 पोस्ट खाली है, जिसमें से 1,70,000 सेफ्टी ग्रेड की है। आप उसको तो भर नहीं रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश की या और प्रदेशों के युवा पाए, वो नहीं भर रहे हैं। 40,000 नए पद सृजित होंगे। आप सारी की सारी चीजें आउटसोर्स कर रहे हैं। कहां आपने दिया? चलिए चित्रा जी, मैं उत्तर दे दूं। हाँ, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड, बस 10 सेकंड। हाँ। इंटर्नशिप का पैसा कहां से देगी कांग्रेस, जब हमने घोषणा की? अब कह रहे हैं इंटर्नशिप बहुत अच्छी है। जब हम कहते थे कि हम प्राइवेट उद्योगों से कहेंगे तो आप कहते थे क्या कानून बैठेंगे? तो क्या आपने कानून बैठे? आपने बजट के नाम पे सत्यानाशी बजट दिया है और सरकार बजाने का बजट दिया। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कई बार इस तरह की आवाज विपक्ष की ओर से आती है कि कांग्रेस का कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर वही विरोधी दल बताने लगते हैं कि बजट तो सत्यानाशी बजट है। पहले तय कर लीजिए कि कॉपी पेस्ट है या फिर सत्यानाशी बजट है, एक ही लाइन पे चलिएगा ना। अब उधर बिहार के लोग बताते हैं कि भैया झुंझुना पकड़ा है, कुछ नहीं मिला, और दूसरे प्रदेश के लोग बताते हैं सब बिहार को दे दिया है। बड़ा गजब है विपक्ष का ये जो नैरेटिव, वो भी। लेकिन आपने बहुत सारे सवाल उठाए, मुझे लगता है गौरव भाटिया उस पर जवाब देना चाहते हैं। बहुत देर से मेरी बात सुन लीजिए, जब आपने सवाल उठाया। हाँ, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। बोलिए। इन्होंने अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप कॉपी की है, वो तो हम अभी भी बोल रहे हैं। हाँ, मुझे बताइए, यही ना प्रश्न उठाते थे। हाँ। कि कहां से देंगे, कहां से इतना? बोलिए गौरव भाटिया जी। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। बोलिए गौरव भाटिया जी। अब मैं एक एक करके उत्तर दे दूं। देखिए, सबसे पहले तो सत्यानाशी का इस्तेमाल कोई भी कांग्रेस समर्थक ना किया करे। सारे दर्शकों को लगता है कि वो एक परिवार विशेष में जो अपरिपक्व बालक बुद्धि है उसके लिए कह रहे हैं। तर्कों से बात रखी जानी चाहिए। बालक बुद्धि ने हाशिए पे ला दिया। सुनिए, मैं बीच में आपके नहीं टूका मैंने। आप तो राजनीतिक मुझे लगता है कि थोड़ा व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बच सकते हैं डिबेट में। जो गौरव भाटिया जी, प्लीज आप जवाब दीजिए ना बहुत सारे मुद्दों पर। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मैं दे रहा हूँ। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज। देखिए गौरव भाटिया, मैं सबसे पहले तो एक विनती करूंगा चित्रा जी, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। मैं आपसे आपकी जात नहीं पूछूंगा, लेकिन एक विनती करने का हक मेरा है। जब राजनीतिक विश्लेषक लिखा करिए तो ये सुनिश्चित किया करिए कि तटस्थता बनी रहे, वरना कांग्रेस समर्थक लिख दिया करिए। लेकिन मैं उत्तर देता हूं क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। आंखों से करता हूं। एक मिनट शांत, रत्नाकर जी अब सुन लेते हैं। चित्रा जी आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जो बोल रहे थे समझ में आ गया था। रत्नाकर जी प्लीज, और उनका जवाब ले लेते हैं, वरना समय चला जाएगा, जवाब नहीं मिल पाएगा। आप जवाब जानने के लिए आप सवाल कर रहे थे ना, प्लीज रत्नाकर जी, उम्मीद है अब आप चुप रहेंगे। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। आशुतोष वर्मा जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रत्नाकर जी प्लीज बोले। गौरव जी। हाँ, देखिए चित्रा जी, मैं आपको बताता हूं कि एक ढोंगी फरेबी कांग्रेस पार्टी और जनता के प्रति निष्ठावान पार्टी भाजपा और एनडीए में क्या फर्क है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आपको मालूम है, एक झुंझुना चुनाव से पहले पकड़ाया और उस प्रदेश को दो हिस्सों में बांटा, आंध्रा और तेलंगाना। एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, लेकिन वहां के लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी, जो पैकेज मिलना चाहिए था। ये गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित करते हैं, चाहे बिहार हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, 15,000 करोड़ रुपए दिए, और जरूरत पड़ेगी। हम तो वो सरकार है जो जनता के लिए खड़े रहेंगे। और झूठ कैसे बोला जाता है आपको बताता हूं। इन्होंने कहा शिक्षा का बजट घटा दिया। मैं आंकड़े लेके आया हूं और चुनौती देता हूं। कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आया, लेकिन जैसे झूठे राहुल वैसे ही समर्थक झूठे। शिक्षा का बजट एस्टिमेट 2023-24 में था 1,16,417 करोड़। ये बढ़ा के कितना किया चित्रा जी आपको मालूम है? 1,25,000
638 करोड़। कैसे बोला इन्होंने कम कर दिया? क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक? बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्लीज क्यों बता रहे हैं जनता को? नहीं, देखिए चित्रा जी, ये गलत बात है कि नहीं? अपनी बारी में रत्नाकर जी जब आप बोल रहे थे तो शांति से सुन रहे थे। मुझे लग रहा है वक्त चला जाएगा, वो आशुतोष वर्मा जी का वक्त आप लेते जाएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी प्लीज, गौरव जी की बात खत्म हो, मैं उनके पास जाऊं। हाँ, दूसरा बड़ी बात मैं आपको एक और बताता हूं। हाँ। चाहे डिफेंस का बजट हो तो डिफेंस का बजट इनके समय में क्या था और हमारे में क्या है? इनके समय में था 2,03,000 करोड़, हमारे में अगर पेंशन को भी जोड़ दे तो 6,20,000 करोड़। हेल्थ का बजट इनके समय में था 37,330 करोड़, हमारे समय में 90,958 करोड़। फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर 27,000 करोड़ इनका बजट था, 1,32,000 करोड़ हमने किया है। हाँ। शिक्षा का बजट इनके समय में 65,000 करोड़, हमारे समय में लगातार 1,20,627 करोड़ की इजाजत देता है। क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड का आशुतोष वर्मा जी, वो बता रहे हैं कि अगर यूपीए से आप तुलना करेंगे तो मौजूदा वक्त में सरकार ने हर जगह बजट बढ़ाया ही है। आशुतोष वर्मा जी। नहीं, देखिए ये तो वही वाली बात हो गई ना कि क्या कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए। मैं देख रहा था कि आप बार बार कह रहे थे कि आप खुद भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 से 30 करोड़ के बीच में है, नई जनसंख्या के हिसाब से 30 करोड़ के आसपास। देश की लगभग 20% आबादी उत्तर प्रदेश में आती है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है और आपको आवंटन मिलता है 17.9 करोड़ ऑफ द 17.9% ऑफ द बजट। बिहार की आबादी है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। बजट को लेकर ये जो सियासत शुरू हुई है यकीनन वो आगे भी यूं ही चलती रहेगी और इस पर डिबेट लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक तरफ सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने सवाल, लेकिन इन सब के बीच बजट अब देश के सामने है। इसको लेकर अब नई सियासत किस करवट बैठेगी और आगे होने वाले विधानसभा चुनावों में या फिर 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, किस रूप में पड़ेगा असर, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।